वाल्व में सिकुड़न है और वो सीवियर है और जो मरीज के लक्षण हो रहे हैं वो उस वाल्व की सिकुड़न की वजह से हो रहे हैं। जब हमारी ये डायग्नोसिस हो जाती है कि एओर्टिक स्टेनोसिस सीवियर है, तब बात इलाज की आती है। तो उस इलाज में ओपन हार्ट सर्जरी और दूसरा टाबी, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो टाबी टेक्निकली बहुत चैलेंजिंग है। धीरे धीरे ये लर्निंग कर्व धीरे धीरे लोगों ने सीखा। पहले फॉरेन में इसका जैसा कि बताया अभी कि सबसे जो हाई रिस्क है, जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, पहले उन मरीजों पे किया गया। तो वो वहाँ बहुत सक्सेसफुल हुआ, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, डॉक्टर्स ने इस टेक्निक को लर्न किया और फिर वो इंडिया में आया, बड़े मेट्रो सिटीज़ में होने लगा और अब हमारे यहाँ पटना में भी हो रहा है। तो क्या खास बात है इसमें मल्टी मोडालिटी अप्रोच की ज़रूरत होती है। मतलब कि बहुत सारी टीम्स लगती हैं। जैसे सबसे पहले इकोकार्डियोग्राफी में इसको पहचानना कि सही तरीके, उसके बाद फिर रेडियोलॉजी में एंजियोग्राफी की जाती है। उस वाल्व से लेके नस पूरी जो हमारी महाधमनी है, एओर्टा है, वो पूरी पैक के नस तक जाकर उसको देखा जाता है कि कहीं साइज में कहीं दिक्कत तो नहीं है, कहीं बीच में कोई सिकुड़न तो नहीं है, कि जब वाल्व को हम पैक के रास्ते से ऊपर ले जाएंगे तो कहीं फंस तो नहीं जाएगा। इसकी साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वहाँ रेडियोलॉजी का रोल आता है। उसके बाद जब वो कैथर में जाता है, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट जिसको बोलते हैं, वो इसको प्रिपेयर करते हैं पेशेंट को। हमारे पास हमेशा कार्डियोवास्कुलर एनेस्थीसिया प्लस सर्जन जो होते हैं वो बाहर खड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं बाहर, कि इन केस अगर पेशेंट को इमरजेंसी ओटी की ज़रूरत पड़े तो उसको तुरंत सर्जरी के लिए लिया जा सके, जिसमें कि ओपन हार्ट किसी वजह से अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हुई तो। इंट्रा ऑपरेटिव ट्रांसइसोफेजियल इको पेशेंट में रहता है। जैसे जैसे प्रोसीजर हो रहा है वैसे वैसे हम लोग वाल्व को अंदर से हार्ट को देखते रहते हैं। ओपन हार्ट नहीं है ये, लेकिन फिर भी हम लोग हार्ट को अंदर से इको के माध्यम से देखते रहते हैं कि वाल्व कहाँ पहुंचा। और फिर वाल्व जब एक बार फाइनली प्लेस कर दिया जाता है तो क्या वो वाल्व सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। इस तरह से फुल्ली सेटिस्फाई होने के बाद, इतने सारे लोगों की मेहनत के बाद, ये जो 1 मिनट का यहाँ पर हम लोगों को प्रोसीजर दिख रहा है, तब संभव हो पाता है। तो इसलिए ये ऐसे इंस्टीट्यूट में ही हो सकता है और बहुत अच्छा, बहुत पेशेंट के लिए दूसरे दिन छुट्टी हो जाती है, तीसरे दिन छुट्टी हो जाती है, जो और स्पेशली ओल्ड लोगों में किया जाता है। और उनके चेहरे पे जो चमक आती है कि उनको सर्जरी का पेन नहीं हुआ और वो पहले से बहुत बेटर फील कर रहे हैं, ये बहुत सेटिस्फैक्ट्री होता है। थैंक यू। नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा, व्यक्ति अपनी आयु जिएगा जितना जीना है। पर इसके बारे में, टावर के बारे में या ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट के बारे में हम लोग के पास डेटा अभी 10-15 साल का डेटा है। अब ये नहीं कि इसके बाद क्या होगा। आप पूछे हैं कि ये खराब हो गया मान लीजिए, तो वाल्व इन वाल्व इसके ऊपर दूसरा वाल्व लगाया है। देखिए बहुत सिंपल है, टेक्निक ज़्यादा नहीं है। टेक्निक तो आधे घंटे से 45 मिनट लगता है। आपने कर दिया, मरीज दूसरे दिन घर चला गया, उसकी जीवन शैली नॉर्मल हो गई। लेकिन 10 से 15 साल के बाद रिकरेंस हो सकता है, ये जरूर है। ये रिकरेंस हो सकता है, दोबारा नैरो हो सकता है, तो आपको दूसरी वाल्व लगानी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं वाल्व इन वाल्व। जो वाल्व थी उसको निकाल नहीं सकते आप, उसके ऊपर दूसरा वाल्व चिपका है। ये पॉसिबल है और ये हो रहा है। ये विषय में ये भी यहाँ हुआ है, एक पेशेंट का हुआ है, वाल्व इन वाल्व किया है। प्रोसीजर सब कुछ ऐसा ही रहेगा, बस उस वाल्व को जो कहा ना कि पहले हम लोग बलून करते हैं और जो सिकुड़न होता है उसको हटाते हैं। तो अभी जो इस जो पुराने वाल्व लगे उसमें जो आया, उसमें भी वही टेक्निक करके फिर उसी वाल्व में नया वाल्व डाल दिया। इसकी कॉस्टिंग क्या आती है? बहुत हो रहा है। कॉस्ट देखिए, इंडियन वाल्व का कॉस्ट अभी इस हॉस्पिटल में आ रहा है करीब 16 लाख के आसपास टोटल कॉस्ट, प्रोसीजर लेकर के। बाहर की बात मेट्रॉनिक और सेप्टियन वाल्व यदि है तो उनका कॉस्ट में भी अबाउट 25 लाख के आसपास। सर कॉम्प्लिकेशन वगैरह क्या आते हैं? कॉम्प्लिकेशंस शायद कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। शुरू में यदि कॉम्प्लिकेशन हुआ तो हार्ट का कंडक्शन ब्लॉक या पेसमेकर की आवश्यकता ये पड़ सकती है। जनरली दिस इज ए सेफर प्रोसीजर, लेकिन सर्जन को हम लोग हमेशा आगाह करके रखते हैं कि कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ, कुछ ऐसी चीजें हो गई तो हम लोग को सर्जन मदद करते हैं। जी, पेशेंट से फीडबैक अभी तक क्या है? बहुत ही अच्छा। फर्स्ट पेशेंट जो है यही रहते हैं, भारद्वाज साहब, उनकी पत्नी और बेटा अमेरिका में और कहीं है। फर्स्ट केस हो गया करीब 2 साल, 1.5-2 साल हो गया। अभी तक कितने लोग
4 केसेस हुए हैं। एक उसमें वैल्व इन वैल्व है, जो वैल्व खराब हो गया था उसके ऊपर लगाया गया। इस काम के लिए लोग पहले बेलौर जाते थे कि आप यही अब देखिए, ये इस काम को करने वाले देश में करीब मेरे ख्याल में 25 सेंटर से ज़्यादा ही होंगे, ज़्यादा होंगे कम नहीं होंगे। और सर्जिकल वैल्व जो संजय लगाते हैं वह भी सेफ है, ऐसा नहीं है, सस्ता बहुत है। मेरे ख्याल में 2.5-3 लाख में आप कर देते हैं, 3 लाख में कर देते हैं, तो ये सस्ता है। और ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल वाला चीज़ है, पर जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए ये बहुत आसान है, उनके लिए। और जो हाई रिस्क है, जो हाई रिस्क सर्जिकल ये होते हैं उनके लिए सबसे अच्छा है, वरदान है। आपने बताया कि बल्ब जो ये लगा है ये कोई एज लिमिट जैसे वो पेशेंट जो जिनको नहीं किया जा सकता सर्जरी उनको किया जाता है। तो वो कौन से पेशेंट होते हैं जिनकी एज एडवांस होती है, पहले तो वही है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं, तरह तरह की बीमारी से जूझ रहे होते हैं, उनको सर्जिकली ऑपरेट एनेस्थीसिया देने का खतरा है, उनकी जान का रिस्क है, वो सारे पेशेंट इसके लिए पहले तो वही कैटेगराइज है। जो सिक है बहुत ज़्यादा, जिनको सर्जिकली हम लोग नहीं कर सकते, बिकॉज कॉस्ट का कंसिडरेशन है ना, तो हर पेशेंट को आप नहीं बोल सकते 2 लाख का 14 लाख का 15 लाख का लगा लीजिए। तो उस टाइम पहला कंसिडर वो मरीज जो कि बिल्कुल सिक हैं, जिनको हम लोग एनेस्थीसिया नहीं दे सकते हैं, उनको पहला ऑप्शन तो वही होगा। तो जो सबसे ज़्यादा बीमार हो उनमें ये बात की जा सकती है, एज एडवांस